बच्चों आज की एक्सरसाइज है 3.3। इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है क्या होता है। देखिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं और उसे हमें सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने का मतलब होता है जो वेरिएबल हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसकी हमें क्या करनी होती है, वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पर जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं 2 वेरिएबल्स में, उसे हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी ना हम पहले से ही अपना मन बना लेते हैं। या तो हम x की वैल्यू निकालेंगे या y की, वो आपकी मर्जी है। वो आपको देखना है कि कहाँ से छोटा पड़ता है। क्लियर है? तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x की वैल्यू क्या आएगी बताइए? 14 माइनस 5। तो इसे मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन और इसे मान लेता हूँ सेकेंड। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है उठाकर यहाँ रख देंगे। हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस दी होंगी, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड में पुट कर देंगे। तो ये जो x की वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख देंगे तो क्या आएगा बताओ? 14 माइनस y माइनस y इज इक्वल टू 4। तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। तो y आएगा माइनस 10y माइनस 2। तो ये आ जाएगा 5। क्लियर? तो अब देखिए हमने x तो निकाल y तो निकाल लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सही? तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 बी केट। तो x 14 y की जगह 5, तो x कितना आ जाएगा 9। सही? तो आंसर क्या आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। अब देखिए सेकंड पार्ट जो है इसमें हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इनमें मैं दे रखी है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और दूसरी s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2s, तो 2s प्लस 3t।
तो ये आ गया 2s प्लस 3b इक्वल टू 36 है। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, s की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो आपकी मर्जी होती है, आप s की वैल्यू निकालो चाहे t की। तो यहाँ से s क्या आएगा 3 प्लस t। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। s की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे। तो t किसके बराबर आ जाएगा 6। क्लियर है? तो t तो निकल गया, रह क्या गया s। तो पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो कितना आ जाएगा s 9 आ जाएगा। अब देखिए थर्ड जो है, थर्ड पार्ट ये ना सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसका रीजन जो है ना फिफ्थ एक्सरसाइज में आप समझोगे। फिफ्थ एक्सरसाइज में ना हम पहले चेक करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सही? तो अभी मैं ये दिखा देता हूँ कि ये सॉल्व नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है वो फिफ्थ एक्सरसाइज में आपको पता लगेगा। वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी होती है 2 वेरिएबल में, उसे पहले चेक करते हैं कि वो सॉल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर सॉल्व हो सकती है तो हम उसको सॉल्व करते हैं। सही? जबकि थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज में उन्होंने सीधा कहा सॉल्व कर दो, चेक करने को उन्होंने कहा ही नहीं। क्लियर है? तो यहाँ ये तो मैं दिखा दूंगा सॉल्व नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा वो फिफ्थ एक्सरसाइज में पता लगेगा। इसमें जो दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड दे रखी है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करें, x की वैल्यू निकालूं या y की? y की वैसे इजी पड़ेगी ना, क्यों y की अगर वैल्यू निकालोगे तो ऑब्लिक में कुछ नहीं आएगा। चलो अगर आपने x भी निकाली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आधी लाइन बढ़ी जाएगी बस। सही? तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो y को इधर ले जाता हूँ और इसको इधर। तो कितना आएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड मान ली। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये जो y की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे हम। तो कितना आएगा 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो अब देखो बताओ ये हो रहा है सॉल्व? नहीं निकल रही है ना वैल्यू भाई। x से x वेरिएबल, जिस वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी थी वही कट गया, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। सही? तो अभी हम क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट बी सॉल्व। इसको मतलब हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है? जबकि इसके दो आंसर होते हैं, या तो नो सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। वो आप कब समझोगे फिफ्थ एक्सरसाइज में। अभी आप यही लिख दो बस, मगर एग्जाम में आपको लिख के आना पड़ेगा कि इसका कौन सा सॉल्यूशन है। जो सॉल्व नहीं होते ना उनके दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है नो सॉल्यूशन और एक होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
वो जब भी समझ उसके बहुत सारे निकलते हैं ना। ये वाला चलो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं, समझ आए तो बेटर है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। सही है, हम क्या करते हैं, जो दो इक्वेशंस आपको दी होती है ना उसको इससे कंपेयर करते हैं। इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लेते हैं। सही, फिर हम रेशो निकालते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की। अगर ये तीनों सेम आए, तीनों रेशियोज क्या है, सेम आए, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। सही, इसके बहुत सारे आंसर होते हैं, इनफाइनाइट मैनी आंसर्स होते हैं इसके। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लो A1/A2 बराबर है B1/B2 के और वो ना बराबर है C1/C2 के, तो उसका नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते आप, x और y की वैल्यू निकलेगी ही नहीं, ये मतलब है इसका। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लो A1/A2 ना आए बराबर B1/B2 के, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। सही, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है आपकी x और y की वैल्यू निकल जाएगी। आपने 3.4 में जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब यूनिक सॉल्यूशन है। और इसका पहला पार्ट किया है, सेकंड पार्ट किया है, वो भी क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। इस वाले पार्ट में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ सही, तो आपने इसको यहाँ अभी ये लिख कर आओगे कि इट कैन नॉट बी सॉल्व, इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, इट कैन नॉट बी सॉल्व, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है? ये कहानी आ गई समझ? आपने अब तक ये वाले क्वेश्चन किए हैं, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, ना तो ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, ना ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। सही, तो हम इसको ये लिखाएंगे इट कैन नॉट बी सॉल्व, आगे लिख देना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है? वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा ये, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपसे कोई पूछेगा या तो यूटी में पूछेगा या डी बोर्ड में पूछेगा, बोर्ड में पूछेगा, और उसमें फर्स्ट चैप्टर पूरा आएगा। फर्स्ट चैप्टर पूरा आएगा तो अब इसके हिसाब से लिख कर आओगे ना। सही है, उसे हम क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर ये होता है तो ही सॉल्व करते हैं, अगर ये होता है तो लिख देते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, ये होता है तो लिख देते हैं नो सॉल्यूशन है। सही। अच्छा, ये मैं बताऊँ, ये कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे कि इसमें कैसे पता लगता है कि ये है ये है। अगर कंफ्यूज ना हो जाओ तो मैं बताऊँ, पता लगे कंफ्यूज हो जाओ। नॉर्मली ये मैं चैप्टर के एंड में बताता हूँ भाई, बिना ऐसे करे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे पता लगाओगे ये सॉल्यूशन है, ये है, ये है। सही है, समझने की कोशिश करो, आ जाए तो सही है, नहीं तो चैप्टर के एंड में कर लेना। देखो, अगर x और y की वैल्यू निकल जाती है तो यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पे दोनों टर्म्स इक्वल की आती हैं, 9 = 9, -10 = -10, -18 = -18, तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। अगर यहाँ पे ऐसे आ जाए 9 = 7, 9 = 10, 11 = 18, 0 = +4, ऐसे, तो वो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। सही है, क्लियर है? मगर हमारे कोर्स में ये तरीका है, इससे ही चेक करना है आपको। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 = 9 आ रहा है, तो इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, मगर लिख कर नहीं आओगे आप। अब ये लिख कर आओगे इट कैन नॉट बी सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपको मैंने जल्दी बता दिया। सही है, कंफ्यूज, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो सब भूल जाओ, अभी सॉल्व करना ही सीख लो। जब 5th एक्सरसाइज आएगी तभी समझ आता है ये। वहाँ जाके ना बच्चे पूछते हैं कि 3rd और 4th एक्सरसाइज में तो चेक किया ही नहीं हमने, 5th में क्यों तो चेक कर रहे हैं। सही, उनकी बात सही है कि चेक करना, अगर चेक करना जरूरी हो तो पहले से ही करवाओ ना। आगे तो मान लो तुम शादी पे गए, खाना वाना खा के ढगार मार लिया, फिर आ रहा है स्वीट, क्या फायदा बताओ, फिर कोल्ड ड्रिंक आ रही है, फिर कॉफ़ी आ रहा है, फिर क्या फायदा है, पहले उन्होंने लंगर खिला के भेज दिया। तो आगे समझ,
तो ये पहले से ही दे देना चाहिए, बच्चों की बात भी सही है कि 3.3 से ही हो जाना चाहिए स्टार्ट। क्लियर है? तो अच्छा, तो अब वो करते हैं फोर्थ पार्ट। अब देखिए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अच्छा, आप ये बताइए इसको एज इट इज सॉल्व करूं या डेसिमल हटाऊं? एज इट इज। इसमें ना आप ट्राई कर लेना वैसे, मगर डेसिमल हटा लेना। सही? डेसिमल अगर आप नहीं हटाते ना तो कैलकुलेशन में गलती आती है, क्योंकि डेसिमल की जो मल्टीप्लाई होती है तो हर कोई गलती करता है। क्लियर है? अब देखो, हम पहले डेसिमल हटा लेते हैं, तो उसके लिए क्या करोगे? पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगी बताना? 2x plus 3y is equal to 30, और ये आ जाएगी 4x plus 5y is equal to 20। क्लियर है? अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ x की वैल्यू। अच्छा देखो, एक बात ध्यान रखना, मैं x की वैल्यू यहाँ पे क्यों निकाल रहा हूँ, वैसे तो आपकी मर्जी है। अगर ये आप y की वैल्यू निकालते तो ऑब्लिक में 3 आता है। क्लियर है? और ग्राफ के क्वेश्चन अगर मान लीजिए करोगे आप, इसका ग्राफ भी बनाने को आएगा, तो जब आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हो तो ज़्यादातर वो डेसिमल में आता है, 2 प्लेसेस में। जैसे 1/3 0.33 आता चला जाएगा, फिर भी आप 0.33 तो लोगे, इससे आगे तो ले नहीं पाओगे, तो ये एग्जैक्ट तो हुआ नहीं, तो इसे आंसर गलत हो जाता है। सही? ग्राफ पर आप एग्जैक्ट 1 डेसिमल प्लेस तक ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर मैं इसको 0.3 लेता हूँ तो ग्राफ ही उल्टा बन जाएगा ना, जबकि 2 है, 2 अगर ऑब्लिक में आता है तो 0.5 आएगा। सही है? 0.5 आएगा, 0.5 तो कर ही लेता है कोई। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना होता है, जिससे ज्यादा नंबर कटते हैं ना उसकी वैल्यू निकालते हैं। 2 और 3 में से किससे ज्यादा नंबर कटते हैं? 2 से। तो x की वैल्यू निकाल लो, ये आपको ग्राफ में हेल्प करेगा। यानी बस कुछ। अच्छा, ये हमने x की वैल्यू निकाल ली, इसे मैंने मान लिया 1, तो इसे मान लिया 2, फ्रॉम 1 and 2। ये आ गया 4 into x, तो कितना आएगा? 26 minus 6y। क्लियर है? तो कितना आ गया? इसको इधर ले जाओ। तो y कितना आ गया? 3। क्लियर है? अब देखिए v है, या पुट कर दो इसमें, पुट y is equal to 3 in equation 1, we get
तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। अच्छा देखो ये सॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अब देखो फिफ्थ पार्ट, देखो अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन आए ना फिफ्थ, तो इसका आंसर 0 0 ही होता है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। देखें यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी है, y का कोफिशिएंट भी है, कांस्टेंट टर्म 0 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी है, y का कोफिशिएंट भी है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। जब भी आपको कांस्टेंट टर्म 0 मिले तो इसका जनरल आंसर क्या होता है, जनरली x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इसका आंसर होता है। अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन आए तो वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे 4, तो आप ऑप्शन लिखाना, सही। और जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आप कैलकुलेशन दिखाओ ना दिखाओ, उसमें ऑप्शन लिखना जरूरी होता है। आपने कैलकुलेशन कर दिया, आंसर निकाल दिया, ऑप्शन लिखा, 0 मिलेगी। आपने टीप के भी लिख दिया कि जी इसका ए पार्ट है और वो सही था, तो नंबर पूरे मिलेंगे, सही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एक नंबर में है तो सीधे लिखाना x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 0, जनरली इसका यही आंसर आता है। हाँ, कांस्टेंट टर्म 0 है। ये बता दूंगा फिफ्थ एक्सरसाइज में, बता दूंगा कब नहीं आता आंसर 0। जनरली इसका आंसर क्या होता है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 ही होता है। अच्छा आप देखो कैसे करें इसको, यहाँ लिख लेता हूँ। इसे बताओ, इसमें तो जिस मर्जी की वैल्यू निकाल लो। हेलो, देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या आएगा बताइए, x √2 नीचे चला जाएगा, तो इसे ले लिया हमने इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, x की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। क्लियर। तो अब ये कितना आएगा, √3 कितना आ गया, 3। तो अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये नीचे चला जाएगा, तो कितना आ गया, 0। y की वैल्यू क्या आ गई, 0। भाई 0 को आप जिस मर्जी नंबर से डिवाइड कर लो, 0 ही आंसर आना है। क्लियर है। अब देखिए y इक्वल टू 0। अच्छा आपने जितने अब तक क्वेश्चन किए हैं तो पता लग गया कि एलिमिनेशन मेथड इजी होता है, सही। तो एग्जाम में ना लिखा नहीं आता कौन से मेथड से करना है, और नॉर्मली वर्ड प्रॉब्लम ही आती है, तो आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड ही लगा के आना।
सही है, वो काफ़ी इजी पड़ता है। सही है, सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी लंबी हो जाती है कैलकुलेशन। अच्छा, अब हम y को क्या करेंगे, 0 रख देंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। ये कितना आ गया, 0। यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर कैसे है? ये यहाँ से y को ले लेंगे, तो रूट हट जाएगा। ओहो सॉरी, रूट लिखना भूल गया मैं। इसका तो रूट नहीं था। चलो तो इनटू हो गया। देखिए 6 पार्ट में क्या है, ये तो मैं पहली इक्वेशन दी है, और ये दूसरी। पहले हम क्या करेंगे, इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 कितना आता है, 18x - 10y। फाइनल बता रहे हो आप? यस सर। नहीं, 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3, तो 9 आएगा ना। 9x + 12। अब ये 2 आ जाएगा ना यहाँ पे, इसको इससे डिवाइड करोगे 2 माइनस 10y, ये आ गया 9x - 10y इक्वल टू -12। क्लियर है। अब इस पे आ जाइए, यहाँ से ले लीजिए 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2x + 3y। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, ये आ गया 2x + 3y = 30। क्लियर बच्चों। अब बताओ, थोड़ी दिक्कत आ रही है ना यहाँ पे, 9 और 10 आ रहा है, सही। हाँ, अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो। वैसे ना इनिशियली आप इतना वो मैनिपुलेशन मत करना, आप सिंपल सा लॉजिक रखो, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, सही। जब आप इसके 15-20 क्वेश्चन कर लोगे, फिर आपको एकदम से दिखेगा कि मैं अगर यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ तो ईजी पड़ेगा, या यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी यहाँ, तो बाद में करना, सही है। अभी थोड़ा लंबा हो जाए कोई बात नहीं, पर हम क्या करते हैं, सिंपल रखते हैं इसको। क्लियर है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से क्या निकालूँ, क्या पुट करूँ। तो मैं सिंपल ही रख रहा हूँ, बेशक थोड़ा लंबा पड़ेगा, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, तो x कितना आएगा, ये आएगा बच्चों। अब देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ उठा के कर देंगे वैल्यू हम x की।
अब देखिए एलसीएम ले लीजिए आप, 9 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 9, तो यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये जो 2 है इसको अंदर लगाऊंगा मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब देखिए इसको उठा के रख दीजिए, तो 18/9 कितना आ जाएगा 2। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m if y = mx + 3। देखिए इसमें उन्होंने कहा है इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है, उनकी हेल्प से m की वैल्यू निकालनी है। अगर m इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, x और y की वैल्यू आएगी, उसको यहाँ पुट कर दो, m अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे। अच्छा इसमें इन्होंने लिखा है, इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, इसे कौन से मेथड से करना है, तो आप इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना, उसको उठा के यहाँ रख देना, अपने आप ही हम आ जाएगा। सही, मगर मैं सब्स्टिट्यूशन से ही करवा रहा हूँ, सही है, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से फिर x कितना आएगा 11 - 3y/, यही होगा बच्चों। इसे ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और इसे ले लीजिए सेकंड। तो अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, x की वैल्यू उठा के यहाँ रखूंगा मैं,
ये से कट गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। तो y कितना आ गया 5। सही। अब पुट y इज इक्वल टू 5 in equation 1, we get ये कितना आ जाएगा -2 है। क्लियर है? तो x 5 आ गया और y कितना आ गया -2। अच्छा, अगर आपको चेक करना हो जो हमने निकाला है सही है गलत है तो यहाँ पुट करके देख लिया करो। सही, दोनों इक्वेशन से पुट करके देख लो। अच्छा, x और y का निकल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे x और y की वैल्यू। पुट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 in equation 3 we get y की जगह 5, m की जगह m, x की जगह -2। इसको इधर ले आइए। m कितना आ जाएगा माइनस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर विच द प्रॉब्लम्स फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको जो है ना यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में 6 पार्ट दे रखे हैं। इन 6 पार्ट्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है इन 2 वेरिएबल्स और फिर इसे सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वही मतलब एक्सरसाइज 3.4 की तरह ही है। देखिए इसमें मैंने कहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, उनका डिफरेंस जो है वो 26 दे रखा है। सही। अच्छा, अगर आपको डिफरेंस दे रखा है तो हम उसमें बड़ा और छोटा नंबर मानेंगे। अगर वो कहते हैं जी 2 नंबर है उनका सम दे रखा है तो आप फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मान लोगे। सही। अगर डिफरेंस दे रखा है तो आपको लिखना पड़ता है कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आगे बस समझ। तो इनमें 2 नंबर्स हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इनमें से एक नंबर जो है बड़ा नंबर जो है वो 3 टाइम्स है छोटे का। सही। तो मैं क्या करता हूँ, पहले लेट करता हूँ, लेट लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। अब देखिए कंडीशन 1, जो डिफरेंस है वो 26 का है, मतलब
लार्जर माइनस स्मॉलर कितना होगा 26। लार्जर माइनस स्मॉलर कितना होगा 26। अच्छा सेकंड में रहने गाय कि x जो है वो बड़ा नंबर है, y जो है वो छोटा नंबर है। सही, ये कितना बड़ा है 3 टाइम्स है। तो दोनों को बराबर करने के लिए मैं छोटे में क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बराबर करने के लिए। सही, मान लीजिए मेरा वेट जो है 90 kg है और आदित्य का वेट 30 kg है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बराबर करने के लिए। तभी करेंगे जब बीच में इक्वल टू का साइन लगाना है, ऐसे नहीं कर लेंगे। सही, तो इन दोनों में ये बड़ा नंबर है, इक्वल टू का साइन लगाने के लिए छोटे में मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है। अब इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे 2। अच्छा देखो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल कर यहाँ रखोगे, उससे बढ़िया यहाँ पे x की वैल्यू निकली हुई है, यहाँ रख दो। सही, धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लग जाएगा एक आधी लाइन कहाँ बच सकती है। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ भी रखोगे तो एक लाइन बढ़ जाएगी। सही, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे कर लेना, हमारा जो पर्पस होता है क्वेश्चन सही करने का होता है। क्लियर है, जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन ही गलत कराओगे उसका कोई फायदा नहीं है। पेपर बोर्ड का इतना बड़ा आता नहीं है, नॉर्मली हो जाता है। सही, 2.5 घंटे में ही हो जाता है, तो वहाँ पे हमें क्या है सही करने की कोशिश करनी है। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बताओ कैसे करूँ, ये x के लिए उठा के यहाँ रख दूँ या यहाँ से निकाल के यहाँ रखूँ? चलो ऐसे ही कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x की वैल्यू 3y है, यहाँ उठा के रख दी 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, तो y कितना आ गया 26/2 दैट मींस 30। सही, अब देखिए पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1 में करें 2 में करें? चलो 2 में कर लेते हैं। सही, इन इक्वेशन 2 वी गेट ये x तो एज इट इज 3 एज इट इज y 30, x आ गया 30, तो फिर लिख देना therefore larger number is 39 and smaller number is 30। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, देखिए इसमें क्या है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो 2 कैटेगरी है एंगल्स की। सही, सम के अकॉर्डिंग, सम के अकॉर्डिंग एक तो थे कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। 2 एंगल्स दे रखे हैं उनका सम 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। 2 एंगल्स आपको दे रखे हैं उनका सम 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। अब इसमें लिखा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो इसमें देखो लार्जर नंबर को तो x मान लेता हूँ, स्मॉलर नंबर को y मान लेता हूँ, तो ऑब्वियसली वाले सप्लीमेंट्री हैं तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब वो कहते हैं इनमें से जो लार्जर है वो छोटे से एक्सीड करता है कितना 18 डिग्री। हाँ, तो ये x है या y, ये बड़ा है, ये कितना बड़ा है 18 डिग्री।
तो यहाँ पे मैं 18 डिग्री कर दूंगा, जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, अगर मुझे यहाँ बीच में इक्वल टू का साइन लगाना है तो सही। तो अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। अच्छा, इसके ऊपर डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, सही है। हम x इजिकल टू लिखते हैं 15 डिग्री, 18 डिग्री, 98 डिग्री, सही है। x के ऊपर डिग्री मत लगा देना, सही। हम ऐसे लिखते हैं ना, आंसर जैसे निकलेगा x इजिकल टू 18 डिग्री, और मुझे नहीं पता क्या आंसर आ रहा है, हो सकता है 48 आ रहा हो सकता है 98 आ रहा हो, तो यहाँ डिग्री लगाते हैं बच्चे, यहाँ लगा देते हैं। वैसे इतने नंबर कटते नहीं है, सही, इतना कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा, अब देखिए कंडीशन 1, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। दूसरा, हाँ जी, x बड़ा है y छोटा है, दोनों को बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे 18 जोड़ दूंगा, क्योंकि ये 18 ग्रेटर है ना, सही। अच्छा, फिर वही आगे बच्चों, आपको ना x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, निकली हुई है सेकेंड इक्वेशन में, पहले में रख दो, सही। क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, एट्टी वन डिग्री हो गया ना। अब पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 2, वी गेट समझ। तो लिख देना देयरफॉर लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 81 डिग्री। हाँ, वो आपकी मर्जी है, सही है। ये हो सकता है कि मेरा मेथड या आपके मेथड में एक आधी लाइन का ही अंतर होगा। इसमें हाँ लिखना पड़ेगा ना, लार्जर लिखा ना, therefore larger supplementary angle is equal to 99 degree and smaller supplementary angle is equal to 81 degree। ये सब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। सॉल्व हो गई ना इक्वेशन, x और y की वैल्यू आ गई, तो इसे हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट है, इसमें ना गए द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स। एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 7 तो बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदी है 3800 रुपीज में, और उसके बाद उसने 3 तो बैट खरीदे हैं और 5 बॉल खरीदी है 1750 रुपीज में। तो आपको जो है एक बैट और एक बॉल की जो है कॉस्ट बतानी है, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट
इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई। क्लियर है? अब देखिए कंडीशन 1। 7 + 6 हाँ देखो एक बैट जो है ₹100 का आ रहा है, तो 7 बैट कितने के आएंगे? 7x के। एक बॉल जो है वो y रुपीस की आ रही है। अच्छा रुपीस का वो वाला सिंबल लगाना सही है। Yes, sir. अब एक बॉल आ रही है y रुपीस की, तो 6 बॉल कितने की आएंगी? 6y। Rupees. क्लियर है? अब देखिए कंडीशन 2, Sir, equation 1 अभी है। वो बाद में रब करके लिख दूंगा। अच्छा अब देखिए एक बैट ₹x की है, तो 3 बैट कितने की आएगी? 3x। एक बॉल y रुपीस की है, तो 5 कितने की आएगी? 5x। ये मिलाकर आ गया 1750। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ 7x इसके बराबर आएगा 3800 माइनस 6y। तो x आ जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो इसे मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो x की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे हम। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रहे हो तो उसको फर्स्ट में मत रख देना, सही है? वो सब कुछ कट जाएगा भाई। यहाँ से निकाल के यहीं रखोगे सब कुछ कट जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट से निकालते हो तो सेकंड में रखो, सेकंड से निकालते हो तो फर्स्ट में रखो। क्लियर है? अच्छा अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। पहले चलो अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 7 एलसीएम आ गया। तो कितना आएगा? 11400 प्लस 17y। इसको इधर ले आओ। Sir, 12250. 122 कंफर्म? Yes, sir. सही। अब 17y इसको इधर ले जाओ, तो ये माइनस का हो जाएगा ना, तो 850 आएगा। तो y कितना आ गया? 850 अपॉन 17, दैट मीन्स 50। तो हमने y तो निकाल लिया, अब रह क्या गया? x। तो x निकालते हैं। Put y is equal to 50 in equation 1. We get तो कितना आएगा ये? 50 था ना बच्चों? Sir, 500. तो 500 आएगा, लिख लेना। तो लिख देना therefore cost of, पहले बैट था बॉल था? White ball. अच्छा बैट था ना पहले। therefore cost of one bat is equal to rupees 500 and cost of one ball is equal to rupees 50.